गोरेगांव मुंबई की नवरंग सोसाइटी 20 बिल्डिंग की एक साफ सुथरी सोसाइटी है। आसपास सब जरूरी सुविधाएं थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगभग सभी कुछ मिल जाता था। ग्रे और वाइट कलर की सोसाइटी दूर से ही नजर आ जाती है। एक एक बिल्डिंग 7 फ्लोर की थी। हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। मुंबई की बाकी सोसाइटी की तरह यहाँ भी हर प्रांत के, हर धर्म के लोग रहते थे। बिल्डिंग नंबर 3 की 5 फ्लोर पर आमने सामने की फ्लैट में रहने वाली रागनी और काजल की दोस्ती बहुत मशहूर थी। दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते। क्लास आगे पीछे थी, पर एक ही बस में स्कूल जाते तो दोस्ती वहीं से शुरू हुई। बस में बच्चों को छोड़ने जाने से दोनों बहुत खुश थी। लगभग एक ही उम्र का परिवार था। रागनी उत्तर प्रदेश की थी। उसके पति मनीष बैंक में थे, जो 7 बजे तक घर आ जाते थे। उनके 2 बच्चे थे, 15 साल का चिराग और 13 साल की रश्मि। काजल गुजराती थी। उसके पति रवि किसी प्राइवेट फर्म में थे और एक 14 साल की बेटी थी दिव्या। रागनी सांवले रंग की गोलमटोल स्त्री थी, जिसकी सेहत का ध्यान रखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। खाती पीती मस्त घूमती खुश रहती काजल भी ठीक वैसी ही थी। वह भी बिल्कुल रागनी की जुड़वा बहन लगती थी। गोल सा चेहरा, चेहरा क्या गोल मटोली थी। खाने पीने के शौक ने ही दोनों को करीब ला दिया था। दोनों कामचोर माएँ। बच्चों को स्कूल भेज कर तो गप्पे मारती या सो जाती। खाने की चीज़ों का खूब आदान प्रदान होता। कभी इधर से पूरी कचौरी जाती तो कभी उधर से ढोकला खाड़वी आती। पर जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाती है, वैसे ही इनकी दोस्ती को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। हुआ यह कि छुट्टी वाले दिन अक्सर किसी एक के घर महफिल जमा करती। कभी सब साथ में मॉल जाते, मूवी देखते, पर पता नहीं कब कामदेव ने अपना तीर चलाया, जो सीधे मनीष और काजल के दिल पर रख गया। पता नहीं वह कौन सा पल था जब दोनों ने ताश पार्टी में अपने अपने पार्टनर के सामने बैठे में एक दूसरे को पता नहीं कैसे देख लिया कि दोनों को लगा कि वे हम आपके हैं कौन के सलमान और माधुरी हैं। जो हलचल दोनों के दिलों में हुई, उसने दोनों के घरों को साथ साथ पूरी सोसाइटी को हिला दिया था। दोनों 40 में सीधे 20 की उम्र में जा पहुंचे। दोनों की दुनिया ही बदल गई। एक दूसरे को देखकर बिना बात के शर्माते रहे। पहले से ज़्यादा साथ बैठने के प्रोग्राम बनने लगे। रागनी का मायका भी मुंबई में ही था, जहाँ उसके माता पिता रहा करते थे। वह महीने में एक बार उनसे मिलने जरूर जाती। पूरा दिन उनके साथ बिताकर लौटती। उस दिन चिराग और रश्मि के स्कूल से जाने के बाद उनके खाने पीने की जिम्मेदारी काजल खुशी ले लेती, क्योंकि काजल अगर कभी पार्लर जाती तो रागनी भी दिव्या का ध्यान रखती। अब की बार जब रागनी मायके गई तो काजल बच्चों के स्कूल से आने का इंतजार कर रही थी कि उसने देखा कि मनीष बिल्डिंग की पार्किंग स्पेस में कार पार्क करके उसी के फ्लैट की बालकनी में जा रहा है। उसका मन किसी तरुणी की तरफ लुक उठा। समझ गई मनीष रागनी की अनुपस्थिति में उसी के साथ समय बिताने आया है। काजल ने अपने आप को शीशे में देखा। लगा इस टी शर्ट में वे शायद वह बहुत ज़्यादा मोटी लग रही है। टी शर्ट उतार कर फेंक दी। फटाक से ढीला कुर्ता पहन लिया था उसने। परफ्यूम लगाया, चेहरे पर थोड़ा पाउडर सा हाथ मार दिया। बस अब डोरबेल बजने का इंतजार था। डोरबेल बजी। काजल ने दरवाज़ा खोला। अरे आप इस समय कैसे? मनीष दिल फेंक आदमी था। रागनी को भी खुश रखता, पर साथ साथ हम दूसरी महिलाओं को भी उसमें बहुत रुचि बनी रहती थी। बैंक में भी उसका कुछ न कुछ चलता रहता था। स्मार्ट था, गोलकार चेहरा, हमेशा कलर की गहरे बाल, ठीक ठाक नैन नक्श, हंसी मजाक की आदत थी। महिलाएं अक्सर उससे प्रभावित हो जाती। काजल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, भाभी बस आज जल्दी आने का मन हो गया। फिर एक कदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया। आपने बेचैन कर दिया, कहीं चैन नहीं आता। पता नहीं क्या जादू कर दिया है मुझ पर, कैसे समझाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आंखों की गुस्ताखियां 1 महीने से चल रही थी। काजल भी क्या कहती, बस मुस्कुरा दी। उसे तो यही लग रहा था कि क्या वह सचमुच इतनी आकर्षक जवानी में भी किसी ने न पूछा। और अब तो उस उम्र में अचानक लगा कि अरे वह तो शायद परम सखी से भी सुंदर है। तभी तो उसका पति यहाँ खिंचा चला आया है। वह इठला गई, इतराई, बैठी तो सही। उसे भी अपना हाथ छुड़ाने की कोई जल्दी नहीं थी। पर जब फ्लोर पर लिफ्ट रुकी, बच्चों की आवाज़ें आई तो मनीष ने उसका हाथ छोड़ दिया। चिराग और रश्मि पिता को आए देखकर चौंक गए। खुश भी हुए और परेशान भी कि अब रोज की तरह टीवी देखने को न मिलेगा। पापा आप जल्दी आ गए? ड्रामेबाज पिता ने मुंह लटका लिया। हाँ, सिर में दर्द हो रहा था, घर ही आ गया। बच्चे तो बच्चे थे, उनके दिमाग में नहीं आया कि सिर में दर्द है तो अपने घर में होते हैं, पर यहाँ आंटी के घर क्या कर रहे हैं? पर इतराती काजल ने मनीष की आंखों में आंखें डालकर कहा, भाई साहब आप बैठिए, मैं बच्चों के साथ आपका खाना भी लगा देती हूँ। ठीक है, मैं बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज करवा कर आता हूँ। मनीष भी उसे निसार होते नज़रों से देखकर बच्चों को लेकर चला गया।
आज तो काम चोर काजल के हाथों में गजब की फुर्ती आ गई थी। लंच में शॉर्टकट मारा हुआ था। सोचा था बच्चे पुलाव और दही खा लेंगे, अब तो पापड़ भी तल दिए, रायता भी बन गया, घी चढ़ा दिया और सूजी भुनने लगी। पहली बार कोई प्रेम मिला था, लग रहा था क्या न बना दे। रवि पति था, प्रेमी तो नहीं। आज पहली बार नए नए प्रेमी के लिए हलवा बनाना उसे एक उमंग से भर गया। दरवाज़ा खुला ही था। मनीष ने बच्चों के साथ अंदर आते हुए कहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें शर्माने वाली तो कोई बात नहीं थी, पर काजल शर्मा गई। मनीष ने खाना बहुत वाह वाह करते हुए खाया। बच्चों को भी रोटी सब्जी से छुट्टी मिली थी। मनीष के कहने पर काजल ने भी सबके साथ ही बैठकर खाया। खाना हो गया तो बच्चे अपने घर जाने के लिए खड़े हो गए। काजल ने कहा, भाई साहब आपके सिर में दर्द है, एक कप चाय भी बना दूं? ठीक है भाभी जी, बच्चे तुम चलो, मैं आता हूँ। काजल बर्तन समेट कर 2 कप चाय भी बना लाई। आमने सामने बैठकर चाय पीने में दोनों को एक सुख मिल रहा था। मनीष के लिए तो ऐसी हरकतें नहीं थी। काजल के तन मन में जैसे किसी ने उमंग भर दी थी कि वह खिलखिला जा रही थी। वह अभी तक इस बात पर हैरान थी कि उसकी जैसी आम रूप रंग वाली महिला पर भी इस उम्र में कोई जिंदा हो सकता है। मनीष को भी उसके साथ आनंद तो आ रहा था, पर वह भी मन ही मन इस बात पर हैरान था कि काजल के साथ यह नज़दीकी कभी सोची नहीं थी। पर जो भी है, अच्छा लग रहा है। मनीष का दरवाज़ा खुला था, इसलिए वह जोर से बात नहीं कर सकता था। उसने धीरे से पूछा, काजल कहूँ या भाभी जी? अकेले में सिर्फ काजल, फिर बिना बात के शर्माना। तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? क्यों, संडे को अब की बार जब चारों साथ बैठेंगे वहीं लेकर आऊँगा। काजल हंसी। इस हंसी में किसी नव यौवना वाली ताजगी थी। शेगांव कचौरी सामने वाली, हाँ फिर संडे को मिलते हैं, कहकर मनीष चला गया। सोसाइटी के बाहर ही नितिन स्वीट्स शॉप थी। वहाँ की यह कचौरी बहुत फेमस थी। गोरेगांव की शॉप की यह कचौरी देखते ही देखते बिक जाती थी। रोज़ सुबह इसे खाने के लिए लंबी लाइन लगती। इसके साथ हरी चटनी, लाल इमली की चटनी और तली हुई हरी मिर्च में इसका स्वाद बढ़ जाता। उस दोपहर चाय पीकर मनीष और काजल ने भारी मन से एक दूसरे को बाय कहा और मनीष ने धीरे आगे के लिए भी कह दिया, जब रागिनी फिर जाएगी तो ऐसे ही मिलेंगे। रात को जब रागिनी आई तो पति का सिर दर्द सुनकर दिन भर की अपनी थकान भूल गई। मनीष और बच्चों ने बताया कि काजल आंटी ने बहुत ध्यान रखा, तो बेचारी भोली पत्नी उसे थैंक्स बोलने भागी चली गई। रवि और काजल अरे थैंक्स कैसा बोलते रह गए। भोले पति को पत्नी पर न फक्र हुआ कि कितनी अच्छी पत्नी मिली है जो सबका ध्यान रखती है। छुट्टी वाले दिन रागिनी के घर कार पार्टी जमी, जिसके लिए शेगांव कचौरी मनीष ने सुबह ही ला कर रखती थी। रागिनी कहती रह गई कि अरे घर पर कुछ बना लेती हूँ, पर मनीष ने उसे बाहों में भरकर चूम दिया। कहाँ घर बनाओगी, छुट्टी है, आराम करो, एंजॉय करो। रागिनी पति के इस प्रेम पर निहाल हो उठी। मनीष और काजल की प्रेम कहानी की गाड़ी धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रही। दोनों फोन पर बातें करते, अब बाहर भी मिलने लगे। रागिनी और काजल की दोस्ती पहले से और भी पक्की होती रही। काजल पहले से ज़्यादा चीज़ें बनाकर लेकर जाने लगी। पहले जो मनीष गुजराती खाना कुछ खास शौक से नहीं खाता था, अब जब उसे उस खाने के स्वाद आने लगा, रागिनी पहले तो इस बात पर खुश होती, फिर अब मन में एक हल्का सा शक उभरने लगा। उसकी कुछ उलझने बढ़ने लगी। मनीष वैसे तो रागिनी के सामने बहुत सतर्क रहता, पर पत्नी के सामने कोई पति कितना ही सतर्क रह ले, पत्नी की निगाहों से उसकी हरकतें छिप नहीं सकती। और यहाँ तो बात हर समय रोजाना की, आमने सामने की थी। जब रागिनी अगली बार मायके गई तो उस दिन जब एक बार मनीष और काजल ने देह की दूरियां भी तुम कर दी, तो अब तो उन्हें और की चाह होने लगी। अब तो वे बाहर भी मिलने लगे, कहीं दूर जाकर खा पी लेते, थोड़ा घूम फिर लेते, अलग अलग घर लौट आते। मनीष बैंक से सीधे निकलता, काजल दिव्या के स्कूल लौटने से पहले लौट आती। एक बार रागिनी ने उसे अपनी बालकनी से जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहीं गई थी क्या आज? हाँ, पार्लर कैसे पता? बालकनी से देखा था। बात आई गई होते हुए रह जाती, पर सच को सामने आना था, इसलिए ही शायद रागिनी पार्लर चली गई। पार्लर सोसाइटी में 20 मिनट दूर ही था, जहाँ रागिनी और काजल नियमित रूप से जाती। वहाँ रागिनी का फेशियल कर रही लड़की पूजा से पूछ लिया, मैडम रागिनी मैडम बहुत दिनों से नहीं आई है, कहीं बाहर गई हैं? फेशियल से मिलने वाला रागिनी का सारा रिलैक्शन पल भर में कहीं झूमंतर हो गया। उसने बस यही है कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। बस आंखों के पीछे अब सिर्फ शक था। बहुत सारी बातें थी, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है उसकी आंखों के सामने, कुछ तो है जिसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। काजल को उससे झूठ क्यों बोलना पड़ा? वह कहाँ गई थी जो उसे छिपाना था? वे दोनों तो एक दूसरे को बताकर हमेशा कहीं जाती हैं। मनीष आजकल जल्दी जल्दी शेगांव कचौरी ला रहा है, जबकि उसे पता है कि रागिनी को वे तीखी लगती हैं। वह खाती भी नहीं, काजल ही शौक से खाती है। मनीष और काजल आजकल आपस में ज़्यादा ही मजाक नहीं करते हैं। उफ, अपने आप को संभालती हुई रागिनी
दुखी मन से घर आई। बच्चे स्कूल से आए। उसने रोज की तरह काजल से बातें किए बिना ही जल्दी दरवाजा बंद कर दिया। काजल ने भी कुछ ज़्यादा बात नहीं की, बस इतना पूछ लिया, तबीयत ठीक नहीं है क्या रागिनी? नहीं, सिर दर्द है, बस इतना ही कहा रागिनी ने। चल फिर आराम कर। फ्लोर पर 2 और फ्लैट्स थे जिनमें कुछ बैचलर्स फ्लैट शेयर करते रहते। ना वे किसी से ज़्यादा बात करते और ना ही वे करते थे। कभी कोई दिख जाता तो बस एक फीकी सी स्माइल पास कर देते। न उनकी इन परिवारों में कोई रुचि थी, न इनसे उनसे कोई मतलब था। महानगरीय सभ्यता अच्छी तरह से निभाई जाती। बच्चों के साथ रागिनी ने खाना अच्छी तरह से खाया। उसने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ चल भी रही है तो सबसे पहले निपटने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा। खाना पीना छोड़कर उसी का नुकसान होगा। उसने अच्छी तरह से सोच लिया कि पहले दोनों पर नज़र रखेगी, फिर रंगे हाथों पकड़ेगी, फिर दोनों से निपट लेगी। अपनी घर गृहस्थी तो वह टूटने देने से रही। दुख अब बहुत है पर झेल लेगी, निपट लेगी। वह मनीष को अच्छी तरह से जानती है। उसे उससे और बच्चों से बहुत प्यार है। उसकी यह रंगबाजी तो वह आराम से दूर कर देगी। जैसे जैसे रागिनी ने सबके साथ बैठने पर काजल और मनीष के एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से बात करते हुए दोनों के हाव भाव नोट किए। सब कुछ उसके सामने साफ हो गया। रवि काम से काम रखने वाला एक शरीफ और खुशमिजाज इंसान था। रागिनी को उस पर तरस आ ही जाता। वह कई बार सोचती कि काजल अपने पति को धोखा कैसे दे सकती है। फिर सोचती अकेली काजल ही नहीं, मनीष भी बराबर का गलत है। रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते, फिर वह खुद को संभाल लेती। वह दिन में पता नहीं कितनी बार खुद को शीशे में ध्यान से देखती। सोचती कि काजल उससे कहीं से भी 20 तो नहीं है, 19 ही है। उसी की तरह सावली, गोल मटोल, कामचोर ही तो है। फिर मनीष ने उसमें ऐसा क्या देख लिया? काजल से अब वह पहले की तरह बोलती, हंसती रहती, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। अगले महीने उसने मनीष से कहा, इस बार मम्मी पापा से मिलने तुम भी चलना। तुम्हें भी उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। वे बच्चों को भी याद करते रहते हैं। संडे को चलते हैं। मनीष बुरी तरह चौंका। नहीं भाई, मैं बाद में फिर कभी नहीं मिल लूँगा। हाँ, यह अच्छा है, तुम बच्चों को ले जाओ। ठीक है, इस संडे को बच्चों को लेकर जाती हूँ। मनीष ने तुरंत सोचा कि रवि संडे को घर पर होगा, काजल से मिलना नहीं होगा। फौरन बोला, डार्लिंग मैं संडे तुम्हारे बिना बोर हो जाऊँगा। ठीक है, मैं भी चल पड़ूंगा। अभी छोड़ो, मैं पहले की तरह अभी अकेली चली जाती हूँ, तुम बच्चों को देख लेना। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस बार रागिनी मनीष को लेकर जाना भी नहीं चाहती थी। उसे इस बार बड़ा काम निपटाना था। हाँ, उसने इस बार खाना बनाकर रख दिया। मनीष से कहा, हर बार काजल के ऊपर क्यों बच्चों का काम डालना? तुम बैंक से थोड़ा जल्दी आकर बच्चों को देख लेना। बच्चे काजल से घर की चाबी लेकर घर ही खा लेंगे। हाँ ठीक है। रागिनी काजल को बोलकर चली गई। काजल के चेहरे की रौनक उसके साथ नोट की। रागिनी पास की ही सोसाइटी में रहने वाली अपनी एक दोस्त नीति के घर उसे मिलने गई। नीति उसकी बहुत पुरानी और अच्छी हम उम्र दोस्त थी। नीति भी इस बच्चों को स्कूल भेजकर फ्री थी। इस पर 11 बज रहे थे। सुंदर, स्लिम, ट्रिम नीति अभी जिम से आई थी। वह जिम के कपड़ों में ही थी। उसने कहा, अभी तुझे हक भी नहीं कर सकती, जरा शॉवर लेकर आती हूँ, तब तक तू टीवी देख। टीवी लगा दे, न्यूज़ मत लगाना। वॉर की न्यूज़ देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। न्यूज़ चैनल छोड़कर कुछ भी लगा जा, फिर तुझे न्यूज़ कैसे पता चलेगी? थोड़ा बहुत ही देखकर टीवी बंद कर देती हूँ। जा जल्दी शॉवर लेकर आ, मुझे जल्दी जाना है, काम है। रागिनी का मन कहीं और था। नीति से मिलना आज सिर्फ एक बहाना था। उसे थोड़ा टाइम पास करना था। 12 बजे तक नीति के साथ उसने चाय नाश्ता किया, अच्छी तरह से पेट भर लिया। ऐसी परेशानी वह खाना छोड़ने वाली में से नहीं थी। नीति से फिर मिलने की कहकर वह वहाँ से निकली। मुंबई में अप्रैल में बहुत गर्मी हो जाती है। ऐसी धूप में तो रागिनी किसी भी काम से न निकलती, पर आज बहुत और थी। उसने अपने बैग में से स्टील निकाला। आंखें छोड़कर उसे चेहरा और सिर ढककर अपनी सोसाइटी की तरफ चली। अपनी बिल्डिंग में मनीष की पार्किंग पर नजर डाली। मनीष की कार खड़ी थी। बाहर तो गर्मी थी ही, अब गुस्से से मन भी जल उठा। रागिनी ने लिफ्ट भी नहीं ली। काजल के फ्लैट के बाहर खड़े होकर अंदर की आहटें सुनने की कोशिश की। कोई आवाज़ नहीं आई। फिर डोरबेल बजा दी। उसने अंदर कान लगाए। इस बार उसे कुछ आवाज़ें आई। वह की हॉल से पीछे हो गई। कुछ देर बाद काजल ने अस्त व्यस्त सी हालत में दरवाज़ा खोला। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था, बाल कुछ बिखरे थे। रागिनी को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। रागिनी ने सीधे बेडरूम का रुख किया। मनीष बेड पर बैठा हुआ, उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने एक चादर अपने ऊपर खींच ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। रागिनी ने कहा, मुझे पता था, बस तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना था। और फिर वह गुस्से से काजल की तरफ बढ़ी और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बेशर्म औरत, अब की बार काजल भी चिल्ला दी, मुझे क्या कह रही है? मनीष को मार वही आया है। और फिर काजल ने रागिनी को भी एक जोर सा धक्का दे दिया। रागिनी का सिर दीवार से टकरा गया।
खून उसके चेहरे पर बहता चला गया। वह दर्द से छटपटा गई, पर फिर आगे बढ़कर काजल को एक लात मारते हुए उसे धक्का दिया। काजल सोफे पर गिर पड़ी। सोफे के कोने से उसका सिर टकरा गया। अब तक मनीष कपड़े पहनकर धूम धड़ाम की आवाज़ सुनकर लिविंग रूम में आ गया था। उसने दोनों को फर्श पर अपना सिर पकड़े बैठे देखा। दोनों के माथे में खून बह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह रागिनी का हाथ पकड़कर अपने घर आ गया। रागिनी दोनों को गालियां दिए जा रही थी। मनीष ने सोसाइटी के ही डॉक्टर को घर आने के लिए कहा। वह समझ गया था कि दोनों को काफ़ी चोटें लगी हैं। वह रागिनी को तो डॉक्टर के यहाँ ले भी जाता, पर वह इतने गुस्से में थे कि बार बार उसका हाथ झटक दे रही थी। जाती तो क्या ही। उसके साथ मनीष ने पलटकर काजल को देखा। वह जोर से चिल्लाई, अपनी पागल बीवी को लेकर भाग जाए यहाँ से। इस चीख चिल्लाहट से ऊपर नीचे के फ्लोर्स पर रहने वाली बच्चों के स्कूल से आने का इंतजार करने लगी। महिलाओं के लिए भरी दोपहर में बढ़िया मनोरंजन हो गया था। इस सभ्य सोसाइटी में ऐसा ना कभी देखा था न सुना था। डॉक्टर सुमित आए सोसाइटी में ही रहते थे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही क्लिनिक था। जनरल फिजिशियन थे, पतले दुबले घुंघराले बाल, घनी मूछे, हर वक्त स्माइल करने वाले महाराष्ट्रियन डॉक्टर थे। अच्छी बात यही थी कि वक्त बेवक्त सबके लिए हाजिर रहते। आए रागने की चोटें देखी, मुस्कुराए, अरे मैडम क्या हुआ? बात मनीष ने संभालने की कोशिश की। गिर पड़ी कैसे? मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब, सामने वाली काजल ने मुझे धक्का दिया है। रागनी का गुस्सा अब काबू में नहीं था। मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर ने पूछा, अरे क्यों? मैंने उसे और मनीष को रंगे हाथ आज पकड़ लिया। पट्टी बांधते हाथ झटके से रुके। सीढ़ियों पर कुछ आहटें सुनाई दी। महिलाएं सुन रही थी। रागनी को इस समय किसी की चिंता नहीं थी। लिफ्ट फ्लोर पर रुकी। चिराग और रश्मि भी स्कूल से आ गई। दिव्या ने अपनी माँ पर खून बहते हुए देखा। आंटी आंटी करते उल्टे पैर रोती आई। आंटी, अरे आपको भी चोट लगी है? अंकल, मम्मी के सिर से भी खून बह रहा है। डॉक्टर अंकल जल्दी चलिए प्लीज़, मेरी मम्मी को भी देख लीजिए। स्कूल से थके बच्चे इस समय अपना खाना पीना भूलकर मम्मियों की चोटों को देखकर दुखी और परेशान थे। मनीष ने डॉक्टर साहब को फीस दी और रागनी से बचकर सामने जाकर देखने का भी इशारा कर दिया। छठी फ्लोर की सीढ़ियों पर खड़ी सुधा को यह सब देखकर बड़ा मज़ा आया। उसे लगा 5वीं फ्लोर पर तो यह खूब रौनक सी लगी है। उसने सब बातें सुन ली थी। दोनों बड़ी सहेलियां बनती थी। बन लो सहेलियां, आमने सामने ही कांड करके बैठ गई। ऐसे रहती थी जैसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सुधा जानबूझकर यह दिखाने के लिए कि उसने सारी बातें सुन ली है, वह सब जान गई है। 5वीं फ्लोर पर उतर गई। पहले सीधे काजल के घर गई। अरे काजल, बहुत चोट लग गई ना? डॉक्टर साहब इनके पति को फ़ोन करके दे। आओ बेटा, परेशान न हो, कहते कहते ज़बरदस्ती दिव्या को अपने साथ लिपटा लिया। बेचारी बच्ची माँ की चोट देखकर सहम गई थी। अब रोने लगी। डॉक्टर ने काजल से कहा, जख्म ज़्यादा गहरा है, टाँके लगाने पड़ेंगे। काजल घबरा कर रोने लगी। दर्द और अपमान के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सुधा ने काजल को गहरी नज़रें से देखते हुए कहा, हाँ डॉक्टर साहब, जख्म तो सचमुच बहुत ही गहरा है। काजल, कुछ भी हेल्प चाहिए तो बताना, कहकर सुधा अपने घर चली गई। अपने घर जाकर फौरन पति अजय को ऑफिस में ही फ़ोन किया और यह खबर दी। अजय को भी ऐसी बातों में बहुत मज़ा आता था। उसने भी खूब चटकारे लेकर यह बात सुनी। उसके बाद रवि को भी फ़ोन करके सारी बात बता दी और उसे घर आने के लिए कहा। रवि को जैसे एक बड़ा सदमा लगा, जो बहुत स्वाभाविक था। वह अपनी तेज़ी से धड़कते दिल को संभालता हुआ ऑफिस से उठ गया और आधे घंटे में ही घर पहुंचकर जो देखा वो समझा उसने उसके होश उड़ा दिए। रवि घर पहुंचा तो काजल बेड पर लेटी हुई थी। आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। माथे पर पट्टी, बिखरे बाल। रवि को देखा तो शर्मिंदा सी धीरे से उठी और सिर झुका कर बैठ गई। आंसू फिर बह निकले। काजल के पास ही लेटी दिव्या पापा से लिपट गई और उसने जो देखा सब कह सुनाया। बेटी को अपने से लिपटा कर रवि ने प्यार किया, पर काजल को एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी तरफ दूसरी नज़र भी न डाली। वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। दिव्या उसके लिए पानी लाई। पूछा, पापा खाना खाया? हाँ, तुम आराम कर लो बेटा, अभी होमवर्क भी करना होगा ना। पापा वही अंदर आ जाओ, आप भी मम्मा के पास आ जाओ। अभी यहीं ठीक हूँ, तुम लोग लेटो, आराम करो। तुमने खाना खाया? मम्मा को दवा देनी है, बस अभी ही खाया है। रवि चुपचाप सोफे पर ही लेट गया। कितने ही विचारों ने उसे बेचैन कर रखा था। उसके प्यार का यह परिणाम, इतना बड़ा धोखा। कैसे रहूँगा अब इसके साथ? तभी उसी सोफे पर अपने लिए जगह बनाती हुई दिव्या उससे लिपट कर लेट गई। पापा, मुझे मम्मा की चोट देखकर बहुत डर लग रहा है। पता है, आंटी को भी चोट लगी है। बेटी को भली बातें सुनकर रवि को अपनी आंखों में नमी सी महसूस हुई। नहीं, वह यही रहेगा इसी घर में अपनी बेटी के साथ।
एक ही सोफे पर पिता के साथ लेटने के लिए लटकी सी बेटी ने उसके पेट को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ पर सिर रखकर कह रही थी, पापा मुझे अच्छे से पकड़ रखो, गिरने मत देना। उसकी मासूम सी बात और कोमल स्पर्श ने जैसे रवि के जलते दिल पर एक ठंडा सा फोहा रख दिया। उसने बेटी का सिर चूम लिया और उसका कंधा थपथपा दिया। फिर कहा, चलो चाय बनाता हूँ। दिव्या को अपने हाथ का सहारा देकर उसे गिरने से बचाते हुए रवि ने उसके उठने के बाद अपने आप को ही बड़ी तसल्ली दी और आगे चुपचाप जीवन को अपनी राह बढ़ते देखने की हिम्मत बांध ली। उधर मनीष रागिनी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने जा रहा था। रागिनी उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। बच्चे चुपचाप यूनिफॉर्म बदल कर माँ के पास आकर बैठ गए। रागिनी ने उन्हें खाना खाने के लिए कहा तो मनीष ने कहा, मैं सबका लंच लगाता हूँ। रागिनी फुफकारी, कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर उठने लगी तो चिराग और रश्मि ने कहा, मम्मी हम लगा लेंगे, आप आराम करो। बच्चे किचन में चले गए। मनीष ने फिर रागिनी के आगे हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कर दो रागिनी, बहुत बड़ी गलती कर दी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार माफ़ कर दो। रागिनी ने नजरें घुमा ली। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से लाल था। आंसू पोंछते हुए उसने मनीष की तरफ से करवट बदल ली। बच्चे खाना वहीं ले आए। रश्मि ने अपनी प्लेट में से अपने हाथ रागिनी को अपने हाथ से खाना खिलाया। उसने 2-4 चम्मच दाल चावल खाकर बस कहा। बच्चे कुछ तो समझ रहे थे कि कुछ तो गलत हुआ है, पर वे जानते थे कि अभी उन्हें कुछ कहना पूछना नहीं है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। दोनों घरों में पति पत्नी के बीच विश्वास की जो दीवार इतने सालों से मजबूती से खड़ी थी, वह तो पल भर में भरभरा कर टूट गई थी। सुधा के माध्यम से अब यह किस्सा पूरी सोसाइटी को पता था। रागिनी और काजल को अब किसी भी गेट टुगेदर में कोई न बुलाता। आते जाते लोग उन्हें देखकर हंसकर आगे बढ़ जाते। बच्चों को पूरी बात बाहर के बच्चों ने मजाक उड़ा उड़ाकर समझा दी थी, जिससे वे दिन ब दिन गंभीर होते चले गए। आपस में बस में भी दिव्या से बिल्कुल बात न करते। सारे बच्चे उनसे ऐसे मजाक करते कि तीनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते। दोनों परिवारों का आमना सामना हो जाता तो बहुत ही अजीब स्थिति हो जाती। दोनों परिवारों में लिफ्ट भी लेना छोड़ दिया था कि कहीं कोई लिफ्ट में ही न मिल जाए। दुखड़े ऐसे थे कि किसी को बता भी नहीं सकते। दोनों परिवारों का दिल चाहता कि यह सोसाइटी छोड़कर कहीं चले जाएं, पर अपने इतने अच्छे फ्लैट को छोड़कर जाना भी आसान नहीं था। अभी लोन बाकी था। सबकी सुबह शाम की सैर छूट गई थी। ऑफिस के बाद अब मनीष और रवि घर ही रहते। मनीष अब रागिनी के साथ संडे को उसके मायके साथ जाने लगा। बच्चे भी साथ जाकर कहीं बाहर निकलकर चैन की सांस लेते। दोनों घरों के माहौल में एक घुटन सी भर गई थी। बच्चों को देखकर बच्चों के लिए ही दोनों पेरेंट्स जीवन की गाड़ी बस चला रहे थे। बिना किसी उत्साह के, बिना किसी उमंग के एक बहके कदम ने घर गृहस्थी का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। अब दोनों परिवार मन ही मन यही सोचते थे कि और वक्त बीते तो लोग यह बात भूले जिससे उनके जीवन में कुछ सुकून आए। पर इस तरह की बदनामी एक बार हो जाए तो क्या लोग भूल पाते हैं? नहीं, कभी नहीं। यह बदनामी जीवन भर की होती है। समाज से मिले इस अपमान के दुखड़े जीवन भर चलते रहते हैं।